अच्छा जी, तो स्टार्ट करें फिर। बुला ले बाहर जो है उनको, हम शुड स्टार्ट नाउ और गो टू द सेम स्लाइड वेयर वी वर। उसी को हम दोबारा शेयर कर लेते हैं यहाँ पे और क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। नहीं आप कर ले, फिर मैं बाद में करूंगा। आप आराम से आप ले आप बाकी को ले, आई विल डू इट, डोंट वरी। आप कर ले, चले 5 मिनट आप कैन हैव मोर ब्रेक, आराम से करें। उसमें कोई नहीं चाहे आपको सर, वो उसके लिए बन रही है, वो आदमी लगा इसलिए गरम करता है।
अच्छी बात है इसका क्या मान मैं बताती हूँ इसको खोल के नहीं ट्राई करता नहीं समोसा है समोसा है इसको फॉलो करो आपकी कहते हैं तो आप
क्या क्या जल्दी करो तुम्हें कब का मुझे चाय यार पता नहीं 3 घंटे गए हो तुम लोग चाय नहीं लेंगे स्पॉन्सर को सुन रहे हम लोग मैं देखो इस बात में कब नहीं हुआ ये चाय नहीं मैं ये कह रहा हूं आपको मैंने रिक्वेस्ट किया चाय रिक्वेस्ट आप 4 घंटे गए हो यार 15 मिनट हो गए आप लोग अब सब के लिए पता नहीं ये बार किसको पैसे आप लोग एक इवेंट मैनेज नहीं होता था कुछ को तो हो गया अभी हम लोग कसम के सामने हम चाय ये चीजें मैंने आपको नहीं बताई आपको अभी तक नहीं पता क्या लाल सफेद कबड्डी कमीज तो चाय रोड़ा चाय रोड़ा Now, now. अच्छी बात कर रही है ये मैं कहूँ तब से बात करूँ तब भी अच्छी बात कर रही है ये क्या कर रहे हैं अच्छा ना बार वैसे ना अंदर ही बाहर मोरे मम्मा घर जाओ यहाँ आकर जाओ सर जी ओके, आई एम सॉरी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा वेट करना पड़ा, बट चलो आ रही है ना सबने, ऑल डन। चाय तो खैर चल सकती है, चाय आती रहना हो आप, वो इन बिटवीन आप पीते रहे, कोई इशू नहीं, चाय का मसला नहीं। अच्छा जी, लेट्स कंप्लीट दी स्लाइड व्हिच वी स्टार्टेड ऑफ। हम इस स्लाइड के ऊपर थे यहाँ पे, और हम क्या बात कर रहे थे कि जी मुख्य फंक्शन के सब सेक्शन और उसके अंदर किसको कितना फोकस करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आप अपना शेयर करना है, साथ में अपना शेयर हमने जैसे बात की थी कि टाइटल के ऊपर कैसे फोकस करना है, एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर क्या चीज करनी होती है और फोकस कैसे करना है, ये ठीक कर लिया। और उसके बाद जो इसमें चीज आती है, दैट इज द इंट्रोडक्शन सेक्शन। नेक्स्ट बात इंट्रोडक्शन की आती है। इंट्रोडक्शन में
जैसा मैंने बताया कि जो जो चीजें लिखी जाती हैं वो 3 चीजों के गिर्द आपने अपना ताना बाना बुनना होता है। एक, आप प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करते हैं, एक प्रॉब्लम की सिग्निफिकेंस को बताते हैं, और तीसरी चीज अपने सोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो आप सुटेबली एक सीक्वेंस के अंदर इन चीजों को इंट्रोडक्शन सेक्शन में लिखते हैं, चाहे वो चैप्टर हो चाहे वो सेक्शन हो। सेक्शन थोड़ा शॉर्टेंड फॉर्म में होगा, चैप्टर थोड़ा बड़ा होगा, राइट। इसमें एक क्वेश्चन आया था इरम की तरफ से कि जी इसके अंदर रेफरेंसेस भी होते हैं या लिटरेचर रिव्यू टाइप चीज भी होती है, तो उस पर मैंने आपको जवाब दिया कि वो लिटरेचर रिव्यू क्या बता रहा होता है, राइट। उसके अंदर स्टैट्स होते हैं, उसके अंदर इंपॉर्टेंस के पर्सपेक्टिव से होता है, उसके अंदर ग्लोबल नेचर होती है कि ये जो मसला आप हल करने जा रहे हैं, जो कि से इन केस मैं एग्जांपल दूं, मियां शाहिद का प्रॉब्लम है कि जिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अडॉप्शन के ऊपर उन्होंने एक काम करना है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की अडॉप्शन जो है वो दुनिया भर में हो रही है। तो जो चीज ये बताएंगे लिटरेचर इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर, वो पेपर्स बताएंगे जो कि ये इंडिकेट कर रहे हो कि ये काम चाइना में हो रहा है, ये काम अमेरिका में हो रहा है, ये काम अफ्रीका में हो रहा है, ये काम अंटार्कटिका में हो रहा है, फॉर दैट केस, ताकि ग्लोबल नेचर उसकी अंदाजा हो जाए पढ़ने वालों को कि ये मसला सिर्फ पाकिस्तान या एशिया का नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है। इसमें जो स्टैट्स हैं कि जी इसमें ये अडॉप्शन हो चुकी है, इतने % कन्वर्ट हो चुका है, उसके ये फायदे नजर आते हैं, उसके ये नुकसान नजर आते हैं, ये वहां पे आप ये भी बता सकते हैं, इनके रेफरेंसेस भी दे सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जब ये जाएंगे लिटरेचर रिव्यू के अंदर, वहां पे ये प्योरली आप बताएंगे कि जी जो कुछ एक पेपर्स हैं जिन्होंने इनको स्टडी किया है और उस पर इम्पैक्ट एनालिसिस किए, उनके रिजल्ट्स क्या है। एक पेपर में बता रहा होगा जी मैंने इस तरीके से ये होमवर्क किया और उसमें मुझे ये फायदे नजर आए, ये नुकसान नजर आए। अब ये चीज आ जाएगी लिटरेचर रिव्यू में, इसकी नेचर लिखने की मुख्तलिफ है देन द इंट्रोडक्शन सेक्शन। दोनों के टोन में फर्क है, दोनों के कॉन्टेक्स्ट में फर्क है, दोनों के लिखने में फर्क है, राइट। सो मैं अभी दोबारा आ जाता हूँ इंट्रोडक्शन सेक्शन के ऊपर। इंट्रोडक्शन सेक्शन जो होता है, यह जो चैप्टर होता है, इसमें ये पंचलाइंस होती है और इसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं होती जितनी मैंने इससे पहले आपको टाइटल की और एब्स्ट्रैक्ट की बताई है। इसको 43% लोग पढ़ते हैं जनरली स्पीकिंग। 100 लोग जिन्होंने आपके पेपर को शॉर्टलिस्ट किया, उनमें से 87 लोग जाके एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, 56 लोग जाके कंक्लूजन पढ़ेंगे और 43 लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। मोटे तौर पे प्लस माइनस हो सकता है थोड़ा बहुत, बट स्टैट्स ये कहती हैं कि 43% लोग जो है वो आपके इंट्रोडक्शन सेक्शन को पढ़ेंगे। तो अगर इतना मुझे पहले पता हो तो मैं लिखते हुए उतनी एफर्ट लगाऊंगा, मकसद ये है बताने का। वंस यू राइट, then you write according to the importance of that particular section. फोकस या टाइम मैनेजमेंट आपने करनी है ना, तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए अगर मुझे पहले पता हो कि किसकी कितनी अहमियत है, उस लिहाज से मैं अपना वक्त सर्व करूंगा। तो ये उस मकसद के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन सेक्शन या चैप्टर पे इतनी एफर्ट नहीं लगा देनी कि आपका बाकी सारा काम रह जाए। टाइम लाइंस को मैनेज करना है और मीट करना है, तो उसके लिए आपको फिर उतना फोकस करना चाहिए। चूंकि इंट्रोडक्शन चैप्टर या सेक्शन सबसे पहले लिखा जाता है, तो हम में से ज्यादा लोग क्या करते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं इसको, और फिर इतना वक्त कम रह जाता है कि जहां पे टाइम लगाना चाहिए वहां टाइम नहीं लगा पाते, ठीक है। तो इसलिए इस पे अकॉर्डिंगली टाइम स्पेंड कीजिए। इंट्रोडक्शन में इन पंच लाइन्स के तहत लिखें और इतना ही टाइम लगाएं जितनी रिक्वायरमेंट है। 43% प्लस माइनस क्या है। कंक्लूजन 56% की बात है। कंक्लूजन ज्यादा लोग पढ़ते हैं, वो अच्छे तरीके से 87% एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर लोगों का फोकस होता है। टाइटल 100% लोग देखते हैं, तो टाइटल सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टाइम देना है एब्स्ट्रैक्ट को, उसके बाद टाइम देना है कंक्लूजन को। और जब हम बात करते हैं ना कि टाइटल को टाइम देना है, तो टाइटल को जितना टाइम देना है उतनी अपने रेफरेंसेस को भी टाइम देना है। वो जो आखिर में रेफरेंसेस हैं वो ऑलमोस्ट टाइटल के बाद लोग शायद उसको देखेंगे जाके कि इसने क्या होमवर्क किया हुआ और किस तरह से रेफर किया हुआ। तो रेफरेंस सेक्शन इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे अगला सेक्शन है लिटरेचर रिव्यू का। लिटरेचर रिव्यू को कोई नहीं पढ़ता। लिटरेचर रिव्यू को सिवाय आपके सुपरवाइजर के, मे भी एक्सटर्नल के, और कोई नहीं पढ़ेगा। उसके कंटेंट को कोई नहीं पढ़ेगा, बहुत ही रेयर है, प्लस माइनस 2-3 शायद लोग पढ़ लें, लेकिन रेफरेंसेस को लोग देखेंगे जाके। अगर रेफरेंसेस अच्छे हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग है यार कि लिटरेचर रिव्यू ठीक ही लिखा होगा, रेफरेंसेस अच्छे दिए हुए ना, एक अच्छा बैलेंस्ड आपका कवर हो रहा है इन ऑल दी होमवर्क।
और वहां पे जो अगेन रूल ऑफ थंब है, जनरली 20% ऑफ योर रिसर्च पेपर्स विच यू आर रेफरिंग शुड बी फ्रॉम द लास्ट 2 years। ठीक है जी। ऑनलाइन सबको आवाज आ रही है जी मेरी? इकबाल? यस सर, आ रही। अच्छा गुड। चले अगर आवाज आ रही है तो गुड। और मैं बता ये रहा था जी कि किस सेक्शन को कितनी अहमियत देनी है। तो उस पर्सपेक्टिव से मैं दोबारा रिपीट करता हूँ और सवाल भी आपका सुन लेता हूँ। मैंने कहा जी कि लिटरेचर रिव्यू को पढ़ने वाला शायद कोई नहीं होगा, रेफरेंसेस को देखने वाले बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है, लिटरेचर बोलेंगे, लिखने का तरीका क्या है वो मैंने आपको बता दिया। उसमें आपने लोगों की अप्रोचेस को डिस्कस करना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है जी कि फिर इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों मैं लिखता हूँ लिटरेचर रिव्यू? तो देखिए, उसका फायदा आपको है, लिखने वाले को सबसे ज्यादा फायदा है। आपको इस पूरी डॉक्यूमेंट में सबसे ज्यादा जो फायदा है ना, वो उस लिटरेचर रिव्यू को प्रॉपरली पढ़ना और लिखना है, क्योंकि उसी से आपने अपनी चीजें निकाल दी है। तो ओरिजिनेट वहीं से होगा सब कुछ, लेकिन पढ़ने वाले के लिए उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। उसकी इंपॉर्टेंस आपके काम से, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट जो देख रहा है ना, वो उसी से निकला हुआ है सारा कुछ, इसीलिए वो आपके काम को देख रहा है। तो उसने उनको पढ़ के क्या करना है, किसी और ने क्या लिखा हुआ है। आप भी जो भी पेपर पढ़ रहे हैं, कितने लोग आप में से जिन्होंने लिटरेचर रिव्यू पढ़ा होगा जाके उस पेपर का जिसको आप पढ़ रहे हैं? कोई है आप में से जिसने अभी लिटरेचर रिव्यू भी पढ़ा है? बहुत ही कम होंगे ना, जो एक नजर डाली होगी यार किसने कैसे लिखा हुआ है, लेकिन उस पर आपने कोई ध्यान नहीं दिया होगा कि इसने क्यों लिखा है, क्या लिखा है, मतलब मुझे इसको कोई डिटेल में पढ़ने की जरूरत है या नहीं है। लेकिन ये यकीन जानिए कि उस बंदे ने जिसने पेपर लिखा है उसको खुद सबसे ज्यादा फायदा वो लिखने का हुआ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ना पर्सपेक्टिव का फर्क है कि क्रॉस दी टेबल जो बंदा सोच रहा होता है वो कुछ और सोच रहा होता है, दूसरी तरफ कुछ और बंदा सोच रहा होता है। तो जो ऑथर है उसके लिए, या आप जो अगर इस स्टेज पे ऑथर हैं, तो आपके लिए लिटरेचर रिव्यू लिखना इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ने वाले के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। आप पढ़ने वाले के लिए आपका एब्स्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ये चीज मद्देनजर रखनी। दे दीजिए एक दफा सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देखना चाहिए, देखना चाहिए। उसने किस तरह से लिटरेचर रिव्यू बनाने के बाद फिर उसमें से आपकी बात ऑथर के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लिखते हो पेपर या थीसिस लिखते हो, आपने पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन आपके काम को पढ़ने वाला वो नहीं पढ़ेगा। इसमें कल आपके काम को देखना है, वो आपका लिटरेचर रिव्यू नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट आपके काम में है, उसको एब्स्ट्रैक्ट नजर आ रहा है, फील कर रहा है। तो मेरा पॉइंट क्या है, बिस्मिल्लाह। आपके ऊपर तो नहीं गिरा दिया? चले, मैंने ले ली। ठीक है, आप में से किसी के पास ना आई हो तो टेक फ्रॉम मी। नॉट इंटरेस्टेड? या मेरे लिए ले आइए। अच्छा जी, ऑनलाइन किसी का कोई सवाल है जी? इकबाल, जाफर, नसीर, साजिद? सर आपने नहीं सर, अभी तक कोई सवाल नहीं है। अच्छा जी,
प्रॉब्लम रिजॉल्व? आपके सवाल का जवाब मिल गया सर आपको? तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप खुद आपके लिए जरूर सही है। मैं आपके काम को जो पढ़ना चाहूंगा ना आपके रिसर्च पेपर को, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। तो मैं सिर्फ बताने ही चाहूंगा, जब आपने लिखना है, एक तो आपने अच्छा पढ़ा, हाँ, लिखते हुए अब आप उसको इतना ज्यादा टाइम ना दे दें, क्योंकि पढ़ने वाले ने उसको पढ़ना नहीं है। तो अपना फोकस आपने अकॉर्डिंगली लिखते हुए किस चीज पे रखना है वो हम बताना चाह रहे हैं। तो मैंने जिस तरह कहा कि जी हम शुरू करते हैं ऊपर से, नहीं, टाइटल वेरी इंपॉर्टेंट, टाइटल के साथ रेफरेंसेस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, देन इन द सीक्वेंस एब्स्ट्रैक्ट इज इंपॉर्टेंट, आफ्टर एब्स्ट्रैक्ट कंक्लूजन इज इंपॉर्टेंट, कंक्लूजन के बाद इंट्रोडक्शन सेक्शन इज इंपॉर्टेंट, एंड इंट्रोडक्शन सेक्शन लिटरेचर रिव्यू इज लीस्ट इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद एक चीज आती है जिसको हम नाम देते हैं मेथोडोलॉजी का, जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मेथड एंड रिजल्ट्स। ठीक है जी मियां जी, मैंने ले ली, शुक्रिया। ये एक कप ऑफ टी स्टिल लाइंग देयर, सो इट इज ऑलरेडी हैव जो दिया हुआ। वो ये पीछे जो अभी आपके आपने ले लिया जी, या वो राइट लेफ्ट साइड पे आप नहीं, वो कह रहे हैं मुझे मिला नहीं। नहीं मिलते नहीं, चाहे डोसा खा ले चाहे जब कोई कुछ दे तो ले लेना चाहिए। डोसा खा ले अच्छा जी, तो चले साथ साथ आप बेशक कीप एंजॉयिंग योर कप ऑफ टी। कोई बात नहीं। अच्छा जी, सो अब नेक्स्ट चीज क्या आ गई जी? लिटरेचर रिव्यू को आपने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी, बट नेक्स्ट इज जो आप लिखते हैं, चैप्टर लिखते हैं या सेक्शंस लिखते हैं पेपर में, उनमें अगली चीज होती है आपकी मेथोडोलॉजी एंड योर रिजल्ट सेक्शन। ये दो यके बाद दिगरे आते हैं। पहले यू गिव योर मेथोडोलॉजी, देन यू डिस्क्राइब योर रिजल्ट्स, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जिसमें आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, बेंचमार्क्स एटसेट्रा डिफाइन करते हैं। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस इन दी सीक्वेंस इज better than literature review but lesser than introduction and rest of the contents. Around 10 to 12% लोग इन दोनों को पढ़ते हैं, यानी आपके मेथड को और आपके रिजल्ट्स को। मेथड को 12% लोग पढ़ लेते हैं, रिजल्ट्स पे और कम लोग आते हैं, 10% लोग बस जनरली आते हैं जो कि मेथड देखते हैं कि इसने परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्या की है। यानी अब अगर मैं ओवरऑल ब्रॉडली देखूं तो वो 10% लोग वो होंगे जो प्योरली आपके एरिया में काम कर रहे होंगे और बहुत शौक से देखना चाह रहे होंगे कि इसने किया क्या है, क्या रिजल्ट्स लिए हैं, किस तरह से किया है। तो इन दी इजीएस्ट टर्म मैं कहूंगा कि ये 10% लोग वो हैं जो कि आपको साइट करेंगे। ठीक है, 100 लोगों ने आपके पेपर को देखा, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ी, इंट्रोडक्शन के बाद वो आगे रिजल्ट्स देखे। अगर रिजल्ट्स तक वो पहुंच गया बंदा, इट मींस ही इज द पर्सन हु विल कोट यू नाउ, ही विल साइट योर वर्क, क्योंकि वो पूरे आपके थीसिस में से या आपके रिसर्च पेपर में से गुजर गए। तो 100 लोग आए थे आपकी दुकान के ऊपर, 10 लोगों ने वो चीज खरीद लिया जो कि आपके रिजल्ट सेक्शन को पढ़ के गए। अगर आपने सारी चीजें ठीक फॉलो की हुई है, अच्छा टाइटल है, अच्छा एब्स्ट्रैक्ट है, तो आप कहेंगे वो लोग हैं जो कि आएंगे। ठीक है जी, तो आई हैव कवर्ड एवरीथिंग फ्रॉम द इंपॉर्टेंस पर्सपेक्टिव। ठीक है, नहीं समझ आइए? करोगे, लिस्ट डाउन करोगे क्या इंपॉर्टेंस है? अगर आपसे मैं पूछूं, ये सामने स्लाइड खुली थी, बैठ जाओ, बैठो 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 बैठो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, इंट्रोडक्शन मेथोडोलॉजी और रिसर्च, ठीक है, लिटरेचर रिव्यू तो ठीक है, और इसके बाद कंक्लूजन है वो 43%, 56%, ठीक है। रेफरेंस सेक्शन सारे देखते हैं, जिसका टाइटल अहम है ऐसा रेफरेंस सेक्शन है, तो रेफरेंस सेक्शन भी अच्छा होना चाहिए। रेफरेंस सेक्शन में क्या रूल ऑफ थंब था? एक रूल ऑफ थंब बताया था क्लास में,
जल्दी बता दी तो इकरा बताएगी फिर। सर लास्ट को ये चैप्टर बहुत सारे कितने परसेंट होने चाहिए? 20%। 20% से मुराद ये कि 20 रेफरेंस अगर टोटल है तो उसमें 4 रेफरेंस होंगे जो कि आखिरी 2 साल के लाजमी होने चाहिए। ठीक है, तो यू नीड टू सी दिस कि आप उस पैटर्न पे हो या नहीं हो। और सर ये जो रेफरेंस में आप वेबसाइट्स वगैरह होती है डेटा होता है इस तरह वो टेक्स्ट हो गया या क्वालिटी टेक्स्ट वगैरह होते हैं तो वो तो अपडेट होती है तो वो भी एज अ रेफरेंस सपोज अगर मैं फोन रेफरेंस है तो जो है वो 4 कम से कम सॉरी 8 होने चाहिए तो 8 में वो भी आ जाएंगे मतलब वेबसाइट्स जो है वो भी अपडेट रेफरेंसेस में आ जाएगी। वेबसाइट्स में अगर आप किसी डेटाबेस को साइट कर रहे हो ना तो वो तो ठीक है, लेकिन वो उसमें आएंगे नहीं। अभी ये उनकी बात हो रही है जो प्योरली मेथोडोलॉजी बेस्ड पेपर आपने अपने लिटरेचर रिव्यू में साइट किए हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उनमें 20% लेटेस्ट होने चाहिए। वजह क्या होती है कि इससे पढ़ने वाले को ये अंदाजा होता है कि आपका जो काम है ना वो लेटेस्टली दुनिया में काम हो रहा है, ये डाई डाउन नहीं हो गया। इसलिए सिर्फ वो आप जब सवाल करो ना कि वेबसाइट्स आर नॉट पार्ट ऑफ इट, वो एक्स्ट्रा रेफरेंसेस हैं। वो कितना सर अच्छा मैं उस पर आता हूँ। जनरली स्पीकिंग वेबसाइट्स को हमें अवॉइड करना है। मैंने क्लास में ये बताया है कि हम जो रेफर करते हैं ना हम वेबसाइट्स को रेफर नहीं करते। उसकी वजह ये होती है कि वेबसाइट्स चेंज हो रही हैं कॉन्टिन्यूसली, या आपके हाथ में नहीं है। आज जो है वो कल नहीं होगी। अभी भी आज बहुत सारी वेबसाइट जो आपने 1 साल पहले खोली थी ना अभी खोलेंगे तो शायद एग्जिस्ट ना करती हो। इवन आप किसको रेफर करते हैं? मोस्टली आप जाते हैं, आजकल जो जनरल ट्रेंड है वो है विकीपीडिया, कि विकीपीडिया को आप साइड कर देते हैं कि यह फलां जगह लिखी है। इवन विकीपीडिया भी हर दिन चेंज हो रहा है, आज जो लिखा हुआ है वो कल नहीं लिखा हुआ होगा। तो मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि अब आपने क्या रेफर करना है? विकीपीडिया आपने देखा बहुत अच्छी चीज को लिखी हुई है। विकीपीडिया के अंदर भी रेफरेंसेस होते हैं, उन्होंने नीचे एक लिस्ट दी होती है कि मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ। अगर आप रेफर करना चाहते हैं तो यू विल रेफर दैट रेफरेंस। एक पॉइंट है कि जिस तरह एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया या जो है वो जो इंडेक्स हो गया और कार्बन स्टेशन हो गया उसमें जो हम ले गए तो वो उसमें ये भी है कि कुछ तो पुराने रिपोर्ट्स पड़े हुए हैं कि भी लेटेस्ट जो है वो 2020 या 2021 तक अपडेट हुआ है उसकी रिपोर्ट। एक चीज दूसरा है कि सर ये जो इस तरह के साइट्स हैं जो स्पेसिफिक होती है तो वो कितना जो है वो अपने पेपर में असरअंदाज होते हैं। बिल्कुल उसको हम होते हैं ना सर। वो देखें वो वहां आएंगे जहां आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, ये सारा डाटा वहां आएगा ना, या आपके रिजल्ट सेक्शन में आएगा जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे होगे वहां पे आएगा। तो इनका नंबर नहीं है, ये आप एज मनी डाल सकते हैं बेस्ड ऑन योर वर्क। कितने हैं सर अगर इसको हम इस तरह के इसमें डालें इस तरह रेफरेंसेस का जो वर्क होता है ना तो अगर इंसान इस तरह के साइट से अपडेटेड डेटा ले ले तो उसको जो है वो पेपर के प्रपोजल पे या उसके कोई असर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है ना, वो इंडिकेट कर रहा है कि आप अपने काम की ग्लोबल नेचर को जज कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन में भी लिख रहे हैं और वहां भी लिख रहे हैं। इसका इम्पैक्ट है, ये पॉजिटिव है। तो आप जितने लिख डाल सकते हैं। देखिए तो मैंने मिनिमम नंबर 20 बताया ना, आप 40 पे चले जाए, आप 60 पे चले जाए, उसमें कोई बुराई नहीं। उसमें आप इस तरह की वेबसाइट रेफर करें, वो तो आपके कॉम्प्रिहेंसिवनेस को शो कर रही है, तो आप करें, उसको कर सकते हैं एज मेनी एज पॉसिबल। लेकिन वेबसाइट्स को जनरली स्पीकिंग अवॉइड करना है। लेकिन कुछ मजबूरियां, वेबसाइट्स को जनरली स्पीकिंग अवॉइड करना है, लेकिन मजबूरियां कुछ चीजें वेबसाइट पे ही हैं, लाइक डेटाबेसेस वेबसाइट पे ही हैं। ये स्टैट्स हो सकता है किसी वेबसाइट पे ही हो, तो ठीक है आप रेफर करते हैं, लेकिन उसका एक तरीका है। मैंने आपको जब रेफरेंसेस दिखाए थे तो वहां पे मैंने आपको हाउ टू रेफर अ वेब पेज भी दिखाया था कि उसमें आप लिखते हैं एक्सेस्ड ऑन दिस डेट। ये वहां पे हमने कहा था टाइटल एटसेट्रा कुछ डिटेल्स, और फिर हम बताते हैं कि मैंने ये 10 अगस्त 2021 को एक्सेस की है, जो कि इंडिकेट करती है कि ये उस तारीख तक तो ऐसी थी, अब बाद में चेंज हो गई तो मुझे अब नहीं पता। इसलिए कर सकते हैं बट अवॉइड करते हैं। प्राइमरीली हमारे रेफरेंसिंग होने चाहिए कॉन्फ्रेंस पेपर्स, जर्नल पेपर्स एंड बुक्स। ये 3 चीजें आर प्राइमरी सोर्स ऑफ रेफरेंस। ठीक है जी। तो आई होप ये जो इस वक्त ये सामने जो स्लाइड नजर आ रही है, जो कि स्केलेटन पेपर या स्केलेटन रिसर्च थीसिस के मुख्तलिफ हेडिंग्स या चैप्टर्स होते हैं, इनमें हमें इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेटेड
चीजों का थोड़ा अंदाजा हो गया जिसके बुनियाद पे हम अपनी टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं जब हम लिखने जाएं, राइट? ओके, अगर ये बैकग्राउंड क्लियर हो गया है तो लेट मी गो ऑन टू समथिंग। ओके, टाइम तो आपका 3 बज गए, लेकिन बट हम थोड़ा सा एक चीज और कवर करनी है मैंने, मैं वो देख आपको से भी चाहूंगा कि तो हम देखते हैं। आई होप कोई इसमें सवाल अभी आपका नहीं है इस वक्त स्टेज के ऊपर, ये सारी चीज क्लियर है और वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट। जो कंटेंट राइटिंग है उस पर हम अभी इस क्लास में बात नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि अंदर जो लिखना है उसमें जो गलतियां और ठीक करने वाली चीजें वो क्या हैं। मैं एक और चीज जो बीच में आई वुड बी इंटरेस्टेड टू कन्वे, मैं उस पर आ जाता हूँ। अच्छा जी, ओके, सो दिस इज अबाउट एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट्स। नाम सुना हुआ एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट का किसी ने? एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट सुना हुआ है या नहीं सुना हुआ? जी, ओके, सो एक और चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो दिस इज अबाउट एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। सो एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट क्या चीज होती है? आपने रिसर्च प्रपोजल का एक नाम सुना हुआ है, थीसिस का, थीसिस डॉक्यूमेंट या डिसर्टेशन डॉक्यूमेंट का नाम सुना हुआ है, फिर आपने रिसर्च पेपर्स मुख्तलिफ कैटेगरीज के होते हैं उनके नाम सुने हुए, कॉन्फ्रेंस पेपर, जर्नल पेपर, रिव्यू पेपर, बुक्स लिखते हैं आप। एक लोग एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट भी लिखवाते हैं या मांगते हैं आपसे, तो क्या चीज इससे दिमाग में क्या चीज आती है? जी शिराज। मतलब जो उसको जो ऑब्जेक्ट है उसका डिटेल है। ये क्या रिक्वायरमेंट कब हो सकती है इसकी आपके ख्याल में, कब एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट मांगा जाएगा आपसे? सर रिव्यू पेपर में, हाँ। वो किसी हो सकते हैं मेरे ख्याल में, एक में जब किस वर्ड्स में वो एब्स्ट्रैक्ट से सारी वो डाटा आपका शेयर नहीं हो पाएगा और वो खुद नहीं चाहते टाइम वेस्ट करना सारे सिस्टम खुद ही ऑफर करते हैं। क्या आप एक एक्सटेंडेड सा एब्स्ट्रैक्ट इसके अंदर कोई वर्ड्स की लिमिट है वो नहीं है, ताकि वो जितना डाटा प्रोवाइड करना चाहता है उसको वो डाटा प्रोवाइड कर सके। उससे उन्हें एक सेल्फ एनालिसिस की सिचुएशन से वो पेपर गुजर के आ जाएगा, जिससे आपका पेपर पूरा लिखा है वो खुद ही कह रहा है कि बस ये मेरी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक, ठीक है,
समरली आप ठीक बात कर रहे हो। अभी आपने इससे पहले जब एक दफा एब्स्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन किया था तो आपने एक ट्रेलर का लफ्ज यूज किया था कि फिल्म का ट्रेलर, जिसमें ऑल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर किए जाते हैं टू गिव एन ऑडियंस के जी ये फिल्म है मेरी। तो ये वो जो आपका लफ्ज था वो यहाँ पे अब फुलफिल होता है। एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट इज द ट्रेलर ऑफ योर वर्क, जिसमें यू विल टच अपॉन